हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हम हमारी 6th क्लास का इतिहास जो पार्ट है उसका चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, इसके हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी रीड कर लिए थे, जैसे आरंभिक मानव है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, मतलब इंसान की जो मानव की शुरुआत कहाँ से हुई, आदि मानव के बारे में ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, कि वो घुमक्कड़ क्यों थे, शिकारी क्यों थे, एक से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे, ये हमने पढ़ लिया था। और इसके अलावा इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, और इनके रहने की जगह निर्धारित करना, पूरा स्थल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आग की खोज की गई, नाम और तिथियाँ। ठीक है, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था। खेती पशुपालन भी पढ़ लिया था, बदलती जलवायु ये टॉपिक भी हमने पढ़ लिया था। तो आज जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बसने की प्रक्रिया, कि आदि मानव की जो बसने की प्रक्रिया थी वो किस प्रकार थी। लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया था। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया था। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। कि लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की जो देखभाल करने की प्रक्रिया थी उसे बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया था। ठीक है, उन्होंने जो पौधे उगाए और जिस तरह के जानवरों को पालना शुरू किया, ठीक है, वो बाकी जंगली पौधों और बाकी जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का चयन करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आमतौर पे क्या होता है कि लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, मतलब उन्हीं तो पालते हैं जिनकी बीमारी की संभावना कम होती है। यही नहीं, लोग पौधे भी वही चुनते हैं जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी क्या होती है कि मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। ठीक है, इसी तरह के तो पौधों को उगाया जाता है खेतीबाड़ी में। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए भी चुना जाता है जो आम तौर पर अहिंसक होते हैं। मतलब ऐसे ही जानवरों को तो हम पालते हैं जो अहिंसक होते हैं, मतलब हिंसक नहीं होते। जंगली जानवरों को थोड़ी ना पालते हैं, पालतू जानवर इसीलिए तो होते हैं वो। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। कृषि के लिए अपनाए गए पौधे और जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मतलब जो पौधे कृषि के लिए खेतीबाड़ी में जो अपनाए जाते थे वो बाकी पौधों से अलग होते थे, और जानवर जो पाले जाते थे वो भी जंगली जानवरों से भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर हम देखें तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत होते हैं और सींग होते हैं वो छोटे होते हैं। ये सब आपको पता है, सब जानते हो आप अच्छे से इस बारे में, कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके जो दांत होते हैं और सींग छोटे होते हैं। जैसे जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत भी बड़े होते हैं और सींग भी बड़े होते हैं। जैसे कितना अंतर है, जैसे हम गाय भैंस को देख ले और शेर भालू चीता को देख ले तो कितना दोनों में इनमें तुलना करें तो कितनी ज़्यादा होती है। बसने की प्रक्रिया पूरी तरह दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में क्या आते हैं, गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में क्या आते हैं, कुत्ते के बाद में भेड़ और बकरी आते हैं। सबसे पहले किसने को पाला गया था, कुत्ते को पाला गया था, उसके बाद में भेड़ और बकरी को पाला गया था। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी भी पौधे के बीज को बोकर देखो, पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही समय पर लंबे समय तक रहना पड़ रहा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। अभी भी तो है, जैसे जिन लोगों की खेतीबाड़ी का काम है उन सबको पता होगा इस बारे में कि हम जब खेतीबाड़ी कोई भी फसल बोते हैं तो उसकी कितनी देखभाल करनी होती है, जितने समय तक उसका काल चलता है, उसको बीज बोने से लेकर उसकी कटाई तक, उसको सुरक्षित रखने तक, तब तक कितनी देखभाल करनी होती है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ज़्यादा संभाल कर करना पड़ता था।
अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बाजार कर आवश्यकता रखना, भाई अनाज को भोजन के रूप में भी काम लिया जा सके और आगे बीज के रूप में दोबारा उसको बोने के लिए, दोनों की तरह उसका भंडारण आवश्यक था। इसलिए इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, भंडार मतलब इकट्ठा स्टोर करने के लिए, टोकरियाँ बुनी या जमीन में गड्ढे खोदे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, देखो जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो क्या है कि भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है और दूसरे जानवरों से क्या है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक मतलब दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पशुपालन क्या है, भोजन भंडारण का एक अलग तरीका भी तो हो गया। पशुओं को पालते हैं हम, उससे जानवरों की देखभाल होती है, इनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही साथ दूध भी प्राप्त होता है। और दूध जो है एक भोजन का बहुत अच्छा एक सोर्स है, इससे कितनी चीज़ें हमें मिल जाती है, सबको पता है ये, ठीक है। इसके बाद आरंभिक कृषि और पशुपालकों के बारे में पता करें। एक बार देखो मैंने आपको लास्ट जो क्लास में वीडियो जो था लास्ट क्लास का हमारा, उसमें आपको एक मैप भी बताया था मैंने, उसमें कुछ आपको उस मैप के अंदर बताए हुए थे कि पहले जो उस समय के पुरातत्व जो विभाग के द्वारा जो खोजे गए वो स्थल है, ठीक है, वो कौन कौन से स्थल मिले थे। कुछ ट्रायंगल में इस तरह से शेप्स में अलग अलग सिंबल बना के बताए गए थे कि ये जो स्थान है यहाँ से इनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरह उसी में ही बताया गया था हमें कि शुरुआती कृषक और पशुपालकों के जो होने के साक्ष्य मिले हैं ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए क्या वैज्ञानिक खुदाई में जो पौधे और पशुओं की हड्डियां हैं वो मिली, तो उसका उन नमूनों का क्या किया, अध्ययन किया कि इन्होंने वैज्ञानिकों ने। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। अनाज के दानों के जो अवशेष हैं जले हुए, ठीक है, उनकी भी खोज की गई, वो भी मिले हैं। उन्हीं से पता चला कि यहाँ गेहूँ और जौ की खेती की जाती थी, या चावल के साक्ष्य भी मिले हैं कई जगह से। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक जो है जो कुछ भी साक्ष्य जो सबूत वहाँ से मिलते हैं उसकी जांच करके पता लगाते हैं कि ये कितने ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। और उस समय में इन सब चीज़ों मतलब ये फसलें हैं तो ये उगाई जाती थी, जानवरों के अवशेष मिले, हड्डियाँ, तो पता चलता है कि हाँ इस तरह के ये जानवर पाले जाते थे। अब स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। ये कहाँ पर है, वर्तमान में अभी कश्मीर में है ये जो जगह है बुर्ज होम जो है। और लोग इसमें क्या थे कि गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। देखो गड्ढों के नीचे मतलब ज़मीन में गड्ढे बना के उसके नीचे घर बनाते थे, जैसे हम बेसमेंट नहीं कहते हैं जिसे अभी आज की भाषा में, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, शायद इसलिए बनाते थे वो, मतलब ये मानना है। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है कि लोग वहाँ अंदर और बाहर दोनों जगह क्या करते थे, आग जलाते थे। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्तवास बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से, मतलब पूरा पाषाण बहुत पुराना युग जो था जहाँ जिस समय क्या मिले थे, स्टोन के, पत्थर के जो औजार मिले थे, इन उपकरणों से भिन्न है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी क्या है कि ओखली और मूसल का, ये तो सबको पता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आज भी हम करते हैं।
उसी तरह प्राचीन प्रशस्त्र युग और औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। मतलब मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, ठीक है, इन पे कलाकारी भी की हुई थी। बर्तनों का उपयोग जो था क्या था, चीज़ों के रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लग गए। चावल है, गेहूं है, दलहन है, जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा। मतलब जब उसने कृषि करना सीख लिया था मानव ने, तब ये सब चीज़ें जो थे ये अनाज का हिस्सा बन गए थे, महत्वपूर्ण। क्योंकि पहले तो सिर्फ मांस खाना यही सब था कच्चा, फिर धीरे धीरे पका के खाना शुरू किया। फिर जैसे खेती बाड़ी स्टार्ट की तो इन सब अनाज का भी प्रयोग करने लग गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे। कपास की खेती शुरू कर दी थी तो कपड़े भी बुनने लगे। कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। मतलब एक साथ परिवर्तन नहीं हुए थे। कहीं पे अभी भी लोग वो स्त्री पुरुष शिकार कर रहे थे, भोजन संग्रह कर रहे थे, और कहीं पे खेती और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। बहुत जगह क्या थे, लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते थे। सूक्ष्म निरीक्षण देखिए, मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। ये मेहरगढ़ ये ईरान में जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ कहाँ है? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुषों ने उस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ शामिल हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। किस तरह के? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ मतलब जिस स्थल की खोज की गई है, इसके बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पे जो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इसमें ऐसा लग रहा है जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के भी काम आते थे। मतलब भंडारण मतलब अनाज रखने के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मतलब वो विश्वास करते थे कि आत्मा जो होती है वो अमर होती है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। मतलब जब कोई मर जाता था ना, उसकी कब्र खोद के उसको दफनाते थे। जलाना तो बाद में शुरू किया था, पहले दफनाने का ही काम होता था। और फिर उसके साथ उसका कुछ सामान भी रख देते थे। उनका मानना क्या था कि आत्मा जो होती है लोगों की अनश्वर होती है। मतलब आत्मा नहीं मरती है, इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो उसका सामान भी उसके साथ। कुछ लोगों ने तो उसके जानवर कुत्ते तक को भी उसके साथ दबाया हुआ मिला है। कुत्ते की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब देखो, कब्र में बकरी का भी शव दफनाया गया, बकरी को भी दफना दिया गया था साथ में, कि भाई परलोक जाके उसको खाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए, इसमें कंकाल है, एक बकरी का कंकाल भी इसमें मिला है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी एक जगह पे फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। और अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। मतलब आप एटलस में फ्रांस को ढूंढ सकते हैं कि फ्रांस कहाँ पे है। फिर ये पढ़ो आप इस चीज़ को। ठीक है, फ्रांस की एक गुफा है। ये पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए
होंगे। इसमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े हैं, गाय है, भैंस है, गैंडा है, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरीले चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग ये जानवरों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे जानवरों के चित्र थे। ये कहाँ पे खोजी गई है गुफा? फ्रांस में खोजी गई है। 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने इसकी खोज की थी। चित्र लगभग 20,000 से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए। इसमें बहुत सारे अलग अलग जानवरों के चित्र हैं। ये रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया होगा। ये सब माना गया, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो इसके से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आपको पूरा चैप्टर जो आपका कंप्लीट कर लेना और साथ साथ में इसको याद भी करना है। सिर्फ लिखना ही मात्र आपका उद्देश्य नहीं है, इनको आपको लर्न भी करते रहना है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।